तो 1950 से लेकर के 1990 तक का हमारा एग्रीकल्चर और उसके अंदर कौन कौन से डेवलपमेंट हुए उसके बारे में बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। पिछले वाले चैप्टर से कोई लिंकअप नहीं है, हालांकि पिछले वाले चैप्टर का ही यहाँ पे आप दोबारा पढ़ लोगे कोई बहुत सारी पॉइंट, तो ठीक है ना। तो सबसे पहला तो हमारा ये बात करते हैं कि रिफॉर्म्स कौन कौन से हुए थे, लैंड रिफॉर्म्स एग्रीकल्चर रिलेटेड। क्या हुआ, यही तो चैप्टर है, ठीक है ना। तो लैंड रिफॉर्म्स के अंदर कौन कौन से पॉइंट थे, पहला एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज, क्या है, मध्यस्थों का उन्मूलन। मतलब कहने का है कि पहले क्या होता था कि स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट होती थी, ठीक है, उसके अंदर जमींदार काम करते थे, है ना, और जमींदारों के अंदर में फार्मर्स काम करते थे, ठीक है। इनको हटा दिया गया, इसको कहते हैं एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरी। जो बीच के जो लोग थे इनको हटा दिया गया, जो जमीन पे खेती करेगा ना उसी की जमीन होगी वो। आई बात समझ, कहने का मतलब है कि जो भी इस जमीन पे खेती करेगा वो जो जमीन जो होगी वो उसी किसान की रहेगी, ठीक है। मध्यस्थ जिन्हें जमींदारों के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, का उन्मूलन कर दिया गया और स्वामित्व का अधिकार भूमि के वास्तविक रूप से जोतने वालों किसानों को दे दिया गया। समझ में आई बात, ठीक है। अब इसके पीछे दो रीजन थे, क्या क्या रीजन था। पहला तो ये था कि ये ना इनका बहुत एक्सप्लॉयटेशन करते थे, शोषण किया करते थे बहुत ज्यादा, ठीक है। शोषण करने का मतलब बहुत ज्यादा इनको लगान वसूला करते थे, ठीक है। अगर कोई लगान नहीं दे रहा या किसी को नुकसान भी हो जा रहा तब भी लगान जबरदस्ती ले लेते थे, ठीक है। इन्हें इससे कोई मतलब नहीं होता कि प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। अपने लगान से मतलब रहता था, कोई कॉस्ट में इन्वॉल्वमेंट नहीं होती थी। पहले भी पढ़ चुके ना ये सारे पॉइंट हम लोग, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट ये था कि खेती करने वालों को भूमि के स्वामी के रूप में सुधार के लिए प्रोत्साहित करना। और ये लोग जो होते थे वो ज्यादा मेहनत नहीं करते थे। फिर क्यों मेहनत नहीं करते थे, क्योंकि भाई जब इनका अपना कुछ है ही नहीं है, उसके अंदर प्रॉफिट होना ही नहीं है, किराए पे खेत लिया हुआ है, ठीक है, उसमें खेती करते हैं, उसमें से ज्यादातर हिस्सा तो यही ले लेते हैं, तो इनको थोड़ा बहुत ही बच पाता, तो ज्यादा अपना मेहनत या ज्यादा स्ट्रगल ये लोग करते नहीं थे कि हमें ज्यादा प्रॉफिट हो जाए। आई बस है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि अब जब इनकी अपनी खुद की जमीन हो जाएगी, खुद का प्रॉफिट हो जाएगा, तो क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा मेहनत करेंगे वो लोग, ठीक है ना। तो हम लोगों ने क्या किया कि इसको हटा दिया, इससे हमें फायदा हुआ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स। तो सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स, भूमि की उच्चतम सीमा तय कर दी गई कि भाई एक व्यक्ति अपने अंडर में इतनी ही जमीन रख सकता है, ठीक है। इससे क्या हुआ कि अगर मान के चलिए एक टारगेट रखा गया कि 10,000 एकड़ या 1,000 एकड़ की या 100 एकड़, मान के चलो 100 एकड़ की जो जमीन जो है, ठीक है, वो एक कोटा तय कर दिया कि भाई एक व्यक्ति इतनी रख सकता है। तो उससे ज्यादा जितनी भी जमीन होगी ना वो गवर्नमेंट अपने कब्जे में ले लेगी और क्या करेगी, उन लोगों को दे देगी जिन लोगों के पास जमीन नहीं है। समझ में आई बात, ठीक है। इससे क्या होगा कि कोई भी व्यक्ति हद से ज्यादा जमीन नहीं रख पाएगा, ठीक है, और वो किसी किसान को मजबूरन उसके यहाँ पे काम नहीं करना पड़ेगा। आई बात समझ, ठीक है। तो ये क्या कहलाया, सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स, ठीक है ना। तो इसको ना कहते हैं, ये जो सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स है, भूमि की उच्चतम सीमा, जुताई की गई भूमि की अधिकतम आकार जो एक व्यक्ति या एक परिवार रख सकता है, एक फैमिली या एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल व्यक्ति जो है वो कितना रख सकता है, उसको ये सीमा तय कर दी गई। हाँ, अगला पॉइंट है आपका कि चकबंदी, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग। क्या होता है ना जो किसान होते हैं उनके खेत, एक खेत यहाँ है, एक खेत यहाँ है, एक खेत यहाँ है, ठीक है। तो छोटे छोटे टुकड़े खेत और दूर दूर होते हैं, उससे क्या होता है कि हर खेत पे अलग अलग से मेहनत करनी पड़ती है और अलग अलग काम करना पड़ता है। इस वजह से जो है वो कॉस्ट उसकी बढ़ जाती है। तो ये जो कंसोलिडेशन ऑफ लैंड का क्या मतलब है कि गवर्नमेंट क्या करती है कि सारे खेत अपने पास ले लेती है और इसको टोटल बना करके जितना बनता है वहां पे एक ही जगह पर बड़ा खेत दे देती है। समझ में आई बात, ठीक है ना। इस तरीके से इसे कहा जाता है चकबंदी हिंदी में, ठीक है ना। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग, समझ में आ गया कंसोलिडेशन, ठीक है। अगला है रेगुलेशन ऑफ रेंट। रेंट का रेगुलेशन कर दिया गया। क्या कर दिया गया कि मोस्ट क्या होता है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम पूरी अर्निंग का, जो किसान जो अर्निंग कर रहे हैं उस अर्निंग का 1/3 से कभी भी ज्यादा आप नहीं ले सकते। अगर कोई खेती करके 6,000 रुपये कमा रहा है तो उसका 1/3 हो जाएगा आपका 2,000, है ना। तो आप 2,000 से ज्यादा जो है उससे रेंट या लगान नहीं ले सकते, ठीक है। ये कहलाता है आपका क्या, अच्छा, रेगुलेशन ऑफ रेंट। क्या, रेगुलेशन ऑफ रेंट। अब हर चीज में चकबंदी बोल देना। घर में क्या बनाए, चकबंदी। मतलब टॉपिक कुछ और चल रहा है, चकबंदी। हाँ सोई हुई होगी पक्का। हाँ
बस ना ऐसे जा रहे हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है चकबंदी। सही बिल्कुल चकबंदी है। वो पढ़ा अच्छा जी। सरकारी। नेक्स्ट पॉइंट है कोऑपरेटिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव फार्मिंग के अंदर क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक फार्मर्स मिलकर के एक ही खेत के ऊपर वो खेती करना शुरू कर देते हैं। इससे क्या होता है कि उनकी कॉस्टिंग भी शेयर हो जाती है, ठीक है। अब जैसे कोई बहुत बड़ा खेत है, ठीक है, और उस खेत के ऊपर उन्हें बहुत बड़े लेवल पे फार्मिंग करनी है, कमर्शियल फार्मिंग करनी है, कमर्शियल लेवल पे, तो भाई उसमें कॉस्ट तो बहुत ज़्यादा इनपुट ज़्यादा लगेगा। सिंचाई का खर्चा हो गया, चाहे किसी भी तरीके का खर्चा हो गया, सारा खर्चा जो है ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो ये जो है 2 से अधिक फार्मर जो है मिलकर के आपस में, और ग्रुप ऑफ फार्मर्स मिलकर के और वो खेती कर लेते हैं उसमें, ठीक है, और फिर प्रॉफिट जो होता है वो आपस में बांट लेते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारे 5 पॉइंट हो गए क्या, लैंड रिफॉर्म्स के बारे में, ठीक है।